1990 की सर्दियां कश्मीर में बहुत कड़ाके की ठंड लेकर आईं। बहुत भारी बर्फ गिरी और पूरी घाटी एक मोटी सफेद चादर से ढक गई। लेकिन यह जनवरी कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा डरावना डर भरा हुआ था। कानाफूसी अब जोर जोर की आवाजों में बदल गई थी। जिंदगी की आम आवाजों की जगह एक बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली थी। कश्मीरी पंडितों के लिए, जो वहां एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थे, यह सर्दी एक लंबे काले अध्याय की शुरुआत थी। उनके घर उन्हें अब पहले जैसे सेफ नहीं लग रहे थे। जानी पहचानी गलियां भी अब डरावनी लगने लगी थी। परिवार एक साथ दुबके रहते थे, सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के एहसास के लिए भी। खबरें, जो अक्सर अनवेरिफाइड और डरावनी होती थीं, जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। अथॉरिटीज जैसे दूर थीं, या कहो कि थी ही नहीं। दरवाजे पर हर दस्तक, अंधेरे में हर अनजान आवाज दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। वो घाटी, जो अपनी खूबसूरत ब्यूटी के लिए जानी जाती थी, एक जेल जैसी लगने लगी थी। बर्फ से ढका लैंडस्केप, जो आमतौर पर शांति और पवित्रता का सिंबल होता था, अब एक दिल दहला देने वाले ह्यूमन ड्रामा का बैकड्रॉप बन गया था। उस जनवरी की ठंड सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, वो एक ऐसी याद थी जो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। कश्मीरी पंडित इस घाटी में कोई नए नहीं है। उनका इतिहास कश्मीर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हजारों सालों से वो वहीं रहते आए हैं। वे इस जमीन के ओरिजिनल निवासी हैं। उनके कल्चर, ट्रेडिशंस और नॉलेज सिस्टम्स ने ही कश्मीर को वो पहचान दी है जिसके लिए वो जाना जाता है। वे स्कॉलर्स, कवि और फिलोसोफर्स थे। संस्कृत लिटरेचर में उनका योगदान बहुत बड़ा है। कल्हण को ही देख लीजिए, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी, जो कश्मीर का इतिहास है। महान फिलोसोफर अभिनव गुप्त के बारे में सोचिए। ये सब कश्मीरी पंडित थे। उनकी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज भारत की अपनी विरासत का एक अहम हिस्सा है। वे प्राचीन ज्ञान के रखवाले थे। उनकी धार्मिक मान्यताएं और रीतियां यूनिक हैं। वे ज्यादातर शैविट्स हैं, यानी भगवान शिव के उपासक। कश्मीर शैविज्म एक अलग फिलोसॉफिकल स्कूल है। उनके मंदिर और तीर्थ स्थान पूरे लैंडस्केप में फैले हुए थे। प्लेसेस जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर, खीर भवानी और शंकराचार्य मंदिर उनके लिए पवित्र है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, वे ज्ञान और कम्युनिटी लाइफ के केंद्र थे। उनके फेस्टिवल्स जैसे हेरत, शिवरात्रि बड़ी श्रद्धा से मनाए जाते थे। ये ट्रेडिशंस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये उनकी पहचान का मूल आधार थी। जमीन के साथ उनका जुड़ाव स्पिरिचुअल, कल्चरल और पुश्तैनी था। उनकी कहानी उनके अटूट स्पिरिट का सबूत है। 1947 में भारत की आजादी के बाद कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गई। स्टेट ने कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भारत में शामिल होने का फैसला किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 ने इसे एक स्पेशल स्टेटस दिया। इसका मकसद था इसकी ऑटोनॉमी को बनाए रखना। लेकिन पॉलिटिकल लैंडस्केप में उथल पुथल बनी रही। कभी शांति का समय रहा, तो कभी जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविटी और डिस्कंटेंट का भी। न्यू दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट और श्रीनगर में स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहते थे। वादे किए गए और कुछ लोगों को लगा कि वे पूरे नहीं हुए। इससे कश्मीरी आबादी के कुछ हिस्सों में एलियनेशन का भाव पैदा हुआ। अलग अलग ग्रुप्स की कश्मीर के भविष्य को लेकर अलग अलग एस्पिरेशंस थीं। 1980s के दशक में पॉलिटिकल सिचुएशन ने एक तेज मोड़ लिया। खासकर यूथ में फ्रस्ट्रेशन भी आच रहा था। उन्हें पॉलिटिकल स्पेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी महसूस हो रही थी। 1987 का जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स समेत कई लोगों ने इलेक्शन में बड़े पैमाने पर रिगिंग के आरोप लगाए। इस घटना ने कई कश्मीरियों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भरोसा तोड़ दिया। पॉलिटिकल अशांति तेजी से एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में बदल रही थी। जैसे ही 1989 खत्म हुआ और 1990 शुरू हुआ, कश्मीरी पंडितों के लिए हालात बहुत भयानक हो गए। कम्युनिटी के जाने माने लोगों की टारगेटेड किलिंग्स पहले ही शुरू हो चुकी थीं। टीका लाल टपलू, एक सम्मानित पंडित लीडर, की सितंबर 1989 में हत्या कर दी गई। नीलकंठ गंजू, एक रिटायर्ड जज, नवंबर में मारे गए। ये कोई रैंडम हिंसा की घटनाएं नहीं थी। ये डर पैदा करने की सोची समझी कोशिशें थीं। मॉडरेशन की आवाजों को चुप कराने के लिए, पूरी पंडित कम्युनिटी को एक डरावना मैसेज देने के लिए। मिलिटेंट्स अपना दबदबा कायम करना चाहते थे।
वे एक ऐसा कश्मीर बनाना चाहते थे जो उनके विजन के मुताबिक हो। एक ऐसा विजन जिसमें पंडितों के लिए कोई जगह नहीं दिखती थी। 19 जनवरी 1990 की रात हर कश्मीरी पंडित की याद में बसी हुई है। पूरी घाटी में मस्जिदों से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। पंडितों को निकालने की मांग करने वाले नारे गलियों में गूंज रहे थे। असी गच्छी पाकिस्तान, बटाव रोस्ते बताने अवसान, वी वांट पाकिस्तान विदाउट पैंडेड मैन बट विद पैंडेड वुमेन। ऐसी भयानक धमकियां खुलेआम दी जा रही थी। पंडितों के नामों वाली हिट लिस्ट्स सर्कुलेट की जा रही थी। उनके दरवाजों पर नोटिस चिपकाए गए जिनमें उन्हें चले जाने या मौत का सामना करने का हुक्म था। डर अब कोई धुंधला सा अंदेशा नहीं रहा था। यह असली था, फौरन सामने था और काबू से बाहर था। पंडितों के सामने चुनाव बिल्कुल साफ था। यहीं रहो और अपनी जान जोखिम में डालो या अपने घर बार पीछे छोड़ दो। उस रात के ड्रामा और उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट कम्युनिटी के मन पर गहरे जख्म छोड़ गया। अपनी प्यारी घाटी से निकलकर ज्यादातर कश्मीरी पंडित रेफ्यूजी कैंप्स में पहुंचे। ये कैंप्स ज्यादातर जम्मू, दिल्ली और भारत के दूसरे हिस्सों में थे। इन कैंप्स में जिंदगी एक कड़वी सच्चाई थी। ये उन आरामदायक घरों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। परिवार छोटे छोटे टेंट्स या एक कमरे के घरों में ठूंसे हुए थे। मैदानों की झुलसाने वाली गर्मी कश्मीर के ठंडे मौसम के आदी लोगों के लिए अनबेरेबल थी। साफ पानी, सैनिटेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाएं अक्सर नाकाफी थीं। बीमारी और मैलन्यूट्रिशन आम हो गए, खासकर बच्चों और बूढ़ों में। एनवायरनमेंट और रहने के हालात में अचानक आए बदलाव ने बहुत बुरा असर डाला। नुकसान सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह स्टेटस, इज्जत और पहचान का नुकसान था। कश्मीर में पंडित समाज के सम्मानित सदस्य थे। बहुतों के पास अच्छी जॉब्स थी, उनके पास जमीन और प्रॉपर्टी थी। कैंप्स में उन्हें सिर्फ माइग्रेंट्स कहा जाने लगा। वे सरकारी मदद और चैरिटी पर डिपेंडेंट हो गए। पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। बुजुर्ग जो इज्जत की जिंदगी के आदी थे, हेल्पलेस महसूस करने लगे। बच्चे कैंप्स की सीमाओं में बड़े हुए, उनका बचपन जैसे छिन गया था। डिस्प्लेसमेंट का ट्रॉमा जिंदा रहने के रोजाना के स्ट्रगल से और बीआरएच गया था। अपनेपन का एहसास खत्म हो गया था। वे अपने कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस और अपने जीने के तरीके से उखड़ गए थे। एग्जाइल में अपने यूनिक कल्चर को बचाए रखना एक बड़ी चैलेंज बन गया। एग्जाइल का दर्द, अपनी मातृभूमि के लिए तड़प कभी सच में दूर नहीं हुई। साल दशकों में बदल गए। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जो भारत और दुनिया भर में बिखर गई थी, अपने डिस्प्लेसमेंट का बोझ उठाती रही। शुरुआती सदमा और ट्रॉमा धीरे धीरे जिंदा रहने और सक्सीड करने की पक्की कोशिश में बदल गया। एजुकेशन उनका सबसे बड़ा सहारा बनी रही। पेरेंट्स ने बहुत कुर्बानियां दी ताकि उनके बच्चों को अच्छी स्कूलिंग मिल सके। पढ़ाई पर इस फोकस ने यंगर जनरेशन को नए माहौल में अपने पैर जमाने में मदद की। उन्होंने मेडिसिन और इंजीनियरिंग से लेकर जर्नलिज्म और आर्ट्स तक कई प्रोफेशंस में कदम रखा। उनकी अचीवमेंट्स उनकी अपनी रेजिलियंस और कम्युनिटी के अंदर ज्ञान पर जोर का सबूत है। उन्होंने मुश्किलों को पूरी तरह से अपने फ्यूचर को तय नहीं करने दिया। सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट्स ने सालों से कई रिहेबिलिटेशन पैकेजेस अनाउंस किए हैं। इन पैकेजेस में अक्सर घर बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद, जॉब्स का इंतजाम और वापसी के लिए स्कीम्स शामिल होती थी। लेकिन इन स्कीम्स को लागू करना धीमा रहा है और चैलेंजेस से भरा रहा है। बहुत से पंडितों को यह मदद नाकाफी लगी। कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन एक बड़ी चिंता बनी रही। कभी कभार होने वाली हिंसा और मिलिटेंट ग्रुप्स की मौजूदगी ने कई लोगों के लिए सेफ वापसी की उम्मीद को दूर कर दिया। भरोसा टूट गया था और इसे दोबारा बनाना एक धीमा और मुश्किल प्रोसेस है। चैलेंजेस के बावजूद कश्मीर लौटने की या कम से कम अपनी मातृभूमि से जुड़ाव बनाए रखने की इच्छा कई पंडितों के दिलों में मजबूत है। कुछ फैमिलीज वाकई लौटी हैं, अनिश्चितताओं का सामना करती हैं। उन्होंने अपने घर फिर से बनाए हैं या नए बने ट्रांजिट अकोमोडेशंस में चले गए हैं। उनके लिए घाटी में वापस होना, वहां की हवा में सांस लेना और अपनी जड़ों से जुड़ना सबसे अहम है। लेकिन उनकी संख्या कम है। यंगर जनरेशन जो एग्जाइल में ही पैदा हुई और पली बढ़ी है, अक्सर मिक्स्ड फीलिंग्स रखती है। घर का खिंचाव मजबूत है, लेकिन जिंदगी की प्रैक्टिकल सच्चाइयां भी उतनी ही मजबूत हैं। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की रेजिलियंस सच में कमाल की है।
कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस की कहानी कश्मीर और भारत के इतिहास का एक दर्दनाक चैप्टर है। ये नुकसान, ट्रॉमा और डिस्प्लेसमेंट की कहानी है। इस इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है, नफरत फैलाने या बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए जिनकी वजह से ऐसी ट्रेजेडी हुई, अतीत की गलतियों से सीखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाएं कभी कहीं किसी भी कम्युनिटी के साथ दोबारा न हो। इतिहास को भूलना, खासकर उसके मुश्किल हिस्सों को, हमें उसे दोहराने के लिए वल्नरेबल बनाता है। पंडितों की यादें, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके नैरेटिव्स को मानना और संभाल कर रखना चाहिए। वे बड़ी कश्मीरी कहानी का एक अटूट हिस्सा है। 1990 की घटनाएं यूं ही नहीं हो गई। वे कई पॉलिटिकल, सोशल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स का नतीजा थीं। किसी भी मीनिंगफुल सुलह के लिए इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है। इसके लिए अतीत की ईमानदार जांच जरूरी है, सभी पर्सपेक्टिव्स से। इसके लिए कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित सभी कम्युनिटीज के दुख को मानना होगा। पंडितों का दर्द अपनी तरह का यूनिक है, क्योंकि यह एक पूरी इंडिजिनस कम्युनिटी का जबरदस्ती डिस्प्लेसमेंट था। उनकी आवाजें सुनी जानी चाहिए। जस्टिस और अपनी मातृभूमि में इज्जत और सिक्योरिटी के साथ लौटने के अधिकार की उनकी मांग एक जायज एस्पिरेशन है। इसके लिए सभी तरफ से एम्पैथी और समझ की जरूरत है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए याद रखना अपनी पहचान को बचाने का भी एक काम है। ये अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह बताने के बारे में है कि वे कहां से आए हैं, उनके पूर्वजों ने क्या सहा, उनका कल्चर क्या दिखाता है। यह कलेक्टिव मेमोरी उनकी रेजिलियंस को ताकत देती है।